बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा, जिसमें हम आपको विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे थे। कल मैंने आपको पाठ्यक्रम के सिद्धांत बताया था और प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक एनसीईआरटी पैटर्न से कैसे कैसे किन किन पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय विषय सामग्री को रखा जाए, जिससे हमारे छात्र प्रारंभ से ही यानी प्राइमरी से ही लेकर वो पर्यावरणीय शिक्षा के इस वातावरण का अध्ययन करें और इस अध्ययन के साथ साथ इसका संरक्षण, इसका संवर्धन और इसे शुद्ध बनाने और इसकी अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोगिता करने के महत्व को जानें। उसी के अगले क्रम में आज हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का महत्व मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के महत्व को बताने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न और उसका विवेचन कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि शिक्षाएं कैसे दी जाती हैं, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु अंतिम और आवश्यक रूप से केवल शिक्षार्थी है। इसके लिए ही सभी विचार, मत और परिभाषाएं विशिष्ट शिक्षा शास्त्रियों और दार्शनिकों द्वारा व्यक्त की जाती है। लेकिन यदि आप आदिकाल से और वर्तमान तक इसमें क्या क्या और कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसके लिए आपको हम स्टेप वाइज यानी फर्स्ट डिजाइन, सेकंड डिजाइन, थर्ड डिजाइन और फोर्थ डिजाइन, यानी पहला जो नमूना है, यह नमूना उस आदिकाल को व्यक्त करता है जब शिक्षा से संबंधित अनेक घटकों की चर्चा का कोई सिलसिला ही नहीं था। न शिक्षक की कल्पना थी और न विषय वस्तु की और न ही उद्देश्य जैसी बात की गई थी। शिक्षार्थी केवल वातावरण से देखकर, सुनकर और अपने सहयोगियों से चर्चा के आधार पर स्वयं कुछ जानकारी प्राप्त करता था। उसे कितना आता था, क्या आता था, इसकी न कोई मूल्यांकन विधि थी और न ही इसकी कोई आवश्यकता थी। यह भी एक आश्चर्य की बात भी नहीं थी कि जैसे आप महाभारत काल देखें तो महाभारत काल में एकलव्य का उदाहरण सर्वविदित है, जिसने बिना शिक्षक के यानी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को जंगल में बना करके उनके समक्ष उन्हीं को गुरु मान करके यानी उस प्राकृतिक इन्वायरमेंट में अपने को शिक्षार्थी और उस वातावरण को शिक्षक को मानते हुए धनुर्धारी अर्जुन को बाण
चलाते देख करके उस एकलव्य के मन में महारत हासिल करने की बात आई थी और वह महारत हासिल करने के लिए वह स्वयं अभ्यास किया और बहुत निपुण धनुर्धारी बन गया। बड़े बड़े महापुरुष और योगी स्वयं अपने आत्मज्ञान से इतने ज्ञानवान हो गए, उन्होंने देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया था। इस तरह से जो हमारा पहला नमूना है उसमें शिक्षार्थी यानी शिक्षण प्रक्रिया में केवल किसकी वैल्यू रही? सिर्फ शिक्षार्थी की। यानी शिक्षार्थी अपने अनुसार इन्वायरमेंट में समायोजित किया और बहुत अच्छे ढंग से उसमें उस जिस भी क्षेत्र का चयन किया उसमें वो पारंगत हुआ। उसके बाद आता है दूसरा नमूना। इस नमूने की वह स्थिति है जब शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त करने में शिक्षक की भूमिका में अधिक ज्ञानवान व्यक्ति मिला। शिक्षार्थी ने जहां अपने आप प्रकृति और वातावरण से सीखा, वहीं शिक्षक द्वारा उसे कुछ मार्गदर्शन मिले। पहला मार्गदर्शन ये मिला कि स्वयं सीखे ज्ञान में हो सकने वाली त्रुटियों का वर्गीकरण किया, शुद्धिकरण किया, उसको आत्मसात किया। यानी जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, उनमें सुधारने की क्या क्या हमको आवश्यकताएं हैं, यह इस इन्वायरमेंट के अनुसार उसने सीखा। दूसरा यह है कि शिक्षक के द्वारा नवीन ज्ञान और स्थितियों में परिमार्जन किया। और तीसरा स्टेप है अंतः मन की छिपी हुई शक्तियों को उद्घाटित करना और उसे अधिक प्रेरणा देना। इससे निसंदेह आप ये मान सकते हैं कि शिक्षार्थी को अपने ज्ञानार्जन में बहुत सफलता मिली। लेकिन इस नमूने में किन्हीं उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण प्रणाली को स्थान नहीं था। एक पारस्परिक व्यवस्था में बालकों को शिक्षक के पास आश्रमों में भेजा जाता था और शिक्षक शिक्षार्थी की क्षमता के अनुकूल अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर शिक्षा देता था। धीरे धीरे आगे चलकर गुरुकुल व्यवस्था बन गई। इसी प्रतिमान के आधार पर प्रारंभ हुई, यद्यपि उसमें भी कई घटकों का समावेश हुआ। इस प्रतिमान में शिक्षक और विद्यार्थी के परस्पर सहयोग से शिक्षा प्राप्त हुई। यानी पाठ्यक्रम क्या हुआ? शिक्षक का ज्ञान और अनुभव, और जो ज्ञान और अनुभव शिक्षक का रहा वो किसको ट्रांसफर किया? वह शिक्षार्थी को, यानी विद्यार्थी को। तीसरा नमूना आता है। इस नमूने में शिक्षक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी स्थान मिला। इसमें शिक्षार्थी के सीखने की दिशा को व्यवस्था मिली और फिर उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का कार्य आरंभ हुआ। जिस शिक्षार्थी को जिस तरह का ज्ञान दिया जाना था उसका पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार का हुआ। इससे स्पष्ट उद्देश्य पूर्ति की ओर ध्यान केंद्रित हुआ। यानी करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच उस पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य का निर्धारण हुआ, जिसमें इन दोनों के जो मध्य है यानी शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी
पाठ्यक्रम और उद्देश्य, इन सब का आपस में समावेश हुआ। इसके बाद आता है इसमें चतुर्थ नंबर, शिक्षा शास्त्री शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े कुछ घटकों यानी उद्देश्य और पाठ्यक्रम से संतुष्ट नहीं थे। उनके विचार से अभी शिक्षण विधाएं, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन और शिक्षण के स्वरूप व क्षेत्र को और इस प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। यह एक बहुत ही व्यापक और तुलनात्मक एक विशाल प्रतिबिंब हुआ, जो यद्यपि अभी भी संपूर्ण तो नहीं है, पर उसका यथासंभव हम कुछ बातें प्रस्तुत करते हैं। जैसे पाठ्यक्रम हुआ, तो पाठ्यक्रम का अपना एक लक्ष्य हुआ। लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? शिक्षण विधाएं से, यानी मेथड ऑफ टीचिंग। और इस मेथड ऑफ टीचिंग को आगे कौन बढ़ाएगा? शिक्षक और शिक्षार्थी। और शिक्षार्थी को टीचिंग मटेरियल होने चाहिए और शिक्षार्थी का उस टीचिंग मटेरियल का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। और जब इतनी चीज़ें हों तो उसका इवैल्यूएशन के बाद फिर तब उसको हम मानते हैं कि अमुक पाठ्यक्रम में यह विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने उन सभी बिंदुओं के विस्तृत विवरण पढ़ा है और इसी कारण वहाँ बहुत विस्तृत विवेचन कर हम विद्यार्थियों को, क्योंकि किसी भी ज्ञान को देने यानी शिक्षा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण 3 घटक होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और उसका पाठ्यक्रम। ये आपके पाठ्यक्रम का महत्व रहा। यानी 4 नमूने हैं। इन 4 नमूनों से हमने पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और ये चारों घटक एक स्टेप से दूसरे स्टेप को वह प्रभावित करते रहे।